सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गौतम जिंदल और मैं आज लेके आया आप लोगों के सामने इंटरनेशनल रिलेशन। आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कुछ सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स कि जैसे बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन, व्हाट इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे यूएस ने और यूएसएसआर ने, जब उनके बीच में कोल्ड वॉर हो रहा था, तो उन्होंने क्या क्या किया था और कौन आखिरी में जीता और इससे हम लोग को क्या सीखने को मिलता है। ये सब सब कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगर आप यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का, बीपीएससी, ये सब कोई भी ऐसा एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जीएस में इंटरनेशनल रिलेशन आपके है, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले समझते हैं इंटरनेशनल रिलेशन होता क्या है। इंटरनेशनल रिलेशंस बोल लीजिए या फिर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बोल लीजिए, दोनों सेम चीज़ है। क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया कि इस इंटरनेशनल रिलेशन इज आल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो आप बोल सकते हो कि यस, व्हाई नॉट। तो दोस्तों ऐसा है कि इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझने से पहले हम लोग को ये जानना हो कि स्टेट क्या होता है, तब हम लोग समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिक्स इमर्ज्ड एज अ सब्जेक्ट टू स्टडी रिलेशंस अमॉन्ग स्टेट्स। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस है उसके बारे में होता है इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिक्स। तो अगर हमें उसको समझना है तो इसके लिए हमको देखना होगा पहले सबसे दोस्तों कि स्टेट्स क्या होता है। तो आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, आप लोग लिख सकते हैं क्या होता है स्टेट का डेफिनेशन। ए पॉलिटिकल एंटिटी, एक ऐसा पॉलिटिकल एंटिटी विच कंसिस्ट ऑफ फोर फीचर। क्या क्या है वो फोर फीचर? पहला, सोवरेनिटी, उस स्टेट के पास अपना सोवरेनिटी होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? टेरिटरी, उस स्टेट के पास अपना कुछ टेरिटरी होना चाहिए। तो अगर उसके पास कुछ टेरिटरी है, उसके पास अपना सोवरेनिटी है कि वो अपने से अपने आप का डिसीजन ले सकता है। तीसरा, पॉपुलेशन होना चाहिए। चौथा, गवर्नमेंट होना चाहिए। जब ये चारों फीचर एक पॉलिटिकल एंटिटी के पास रहते हैं, देन वी कॉल इट अ स्टेट। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है। तो इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिक्स इमर्ज होता है एज अ सब्जेक्ट टू स्टडी रिलेशंस अमॉन्ग द स्टेट्स इन ऑर्डर टू फाइंड वेज टू स्टेब्लिश इंटर स्टेट पीस। अगर हम लोग को दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट के बीच में पीस स्टेब्लिश करना है और वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है, किससे? वॉर से, कॉन्फ्लिक्ट से, तो इसमें हम लोग को जो यूज आता है वो होता है इंटरनेशनल रिलेशन। तो आपके अंदर सवाल है कि सर हम लोग को क्यों वॉर से प्रोटेक्ट करना है, क्यों हम लोग कुछ रूल्स बनाते, कुछ रेगुलेशंस बनाते हैं। तो बच्चों आप लोग समझिएगा कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है ना, फ्रॉम स्टोन एज ओनली, वो हमेशा से एक चीज को ट्राई करता है कि वो कैसे ना कैसे करके सेफ्टी और सिक्योरिटी को अचीव कर ले। और रूल्स एंड लॉज जो होते हैं वो बेस्ट पॉसिबल मैनर है जिससे हम लोग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं। दैट्स वाई वी फॉलो द रूल्स, दैट्स वाई वी हैव इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड फ्रॉम दैट ओनली वी कैन protect the world from wars and conflict that leads to give security and safety to an individual or an state। तो अगर किसी स्टेट को सिक्योरिटी और सेफ्टी चाहिए तो दोस्तों हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग को बस एक काम करना होगा, हमें इंटरनेशनल रिलेशन पे काफी ज्यादा काम करना होगा। अगर ऑथोरिटी रहा ही नहीं, मान लो अगर आप लोग स्टेट के अंदर या स्टेट के बाहर, तो वहां पे हमेशा फियर रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगा। और एक परमानेंट ये फीचर होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का दोस्तों। क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है कि कोई ऐसा एक गॉड फादर नहीं है जो ये आपको इंश्योर करे कि आई एम देयर एंड आई विल सी कि एवरीवन फॉलोज द रूल। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई रूल फॉलो करने के लिए कोई एक ऐसा बॉडी बना हुआ नहीं है कि जो एकदम काफी स्ट्रिक्ट हो। इसलिए हमेशा क्या होता है दोस्तों कि कंट्रीज के बीच में हमेशा फियर इनसिक्योरिटी बना रहता है। वहीं आप देखोगे किसी स्टेट के अंदर आपको फियर इनसिक्योरिटी देखने को कम मिलेगा। यही से शुरुआत होता है दोस्तों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। अब हम लोग आगे चलते हैं कि क्या होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और क्या होता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो उसको समझने के लिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दोस्तों क्या है कि बेसिकली ये एक फीचर होता है एनार्की का। एनार्की मतलब क्या है कि विथ एन एब्सेंस ऑफ एनी ओवर आर्किंग ऑथोरिटी रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ द नेशन स्टेट्स टुवर्ड्स ईच अदर। तो दोस्तों एनार्की ये होता है कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा नहीं है कि जो अपने आप में बोल सके कि आई विल सी कि एवरीवन इज डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली।
जब ऐसा नहीं रहता, जब वहाँ पे एक एब्सेंस रहता है एक ओवर आर्किंग ऑथोरिटी का ना, देन वी से कि यार ये एक एनार्की है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि वहाँ पे एनार्की होता है दोस्तों। और वही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑपरेट्स इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर। जैसे कि आप इंडिया में देखो तो सबसे ऊपर आपके पास क्या है, सेंटर यूनियन, वहां पे लोग बैठे हुए, उसके बाद क्या आता है स्टेट, स्टेट में लोग बैठे हुए, फिर स्टेट के बाद फिर आता है 3 टियर में आता है आपके पास पंचायती राज। तो ये धीरे धीरे हायरार्किकल फॉर्म में अपने पास एक पूरा, आप कह सकते हैं कि एक ऑथोरिटी है, एक रेगुलेटिंग बॉडी है, जो देखता है कि यार सब लोग सही से काम कर रहे हैं ना। तो यही एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। चलते दोस्तों हम लोग आगे, और क्या डिफरेंस हो सकता है। सेकेंड डिफरेंस हो सकता है कि जो नेशन स्टेट्स होता है ना, अनलाइक इंडिविजुअल्स इन डोमेस्टिक सोसाइटी exist in a self-help environment where the quest for survival requires them to seek security through the growth of military power. Therefore, international politics is often described as struggle for power. दोस्तों एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ये स्ट्रगल फॉर पावर। तो आप लोग इस वर्ड को एकदम हमेशा ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा स्ट्रगल चलता है पावर के लिए। अब बोलिए सर पावर के लिए स्ट्रगल क्यों चलता है। तो दोस्तों जो एक सबसे एक इम्पोर्टेंट लाइन है ना कि बाय बेस्ट वे ऑफ हैविंग नेशनल सिक्योरिटी इज बाय एक्वायरिंग पावर। अगर आपको अपने देश का या अपने नेशन का सिक्योरिटी पे काम करना है तो वो तभी हो पाएगा जब आप पावर को एक्वायर करोगे। पावर मतलब क्या होता है, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, और भी जितना सारा पावर है अलग अलग, वो सबको अगर आप एक्वायर करते हो देन ओनली वी कैन सी कि यार आप अपना नेशनल सिक्योरिटी पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हो, आपका नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। बट यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि ये जितना भी जो पावर रिसोर्सेज है ना वो फाइनाइट है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है। तो अगर ये फाइनाइट है जब नंबर में, एंड ऑल द स्टेट्स वांट या फिर सब हंग्री है दैट पावर उनको मिल जाए, उनके पास वो रिसोर्सेज हो, तो वहां पे तो दोस्तों स्ट्रगल होगा ना पावर के लिए। और यही के लिए बोला जाता है कि स्ट्रगल ऑफ फॉर पावर इज ऑलवेज डिस्क्राइब इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वहीं आप देखोगे कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या होता है कि इंडिविजुअल इन डोमेस्टिक सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेते हैं अथॉरिटी को कि यार मेरे ऊपर या अभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट है, या सेंटर है, यूनियन है, या अपने ऊपर स्टेट का वो है, लॉ है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और स्टेट उनके लिए इंश्योर करता है कि यार इनको हम लोग स्टेबिलिटी देंगे, सिक्योरिटी देंगे, एक प्रॉपर वेलफेयर वाला स्टेट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जिससे सबका वेलफेयर हो सके। तो वो वहां पे अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाता है। पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं होता है। और जहाँ अथॉरिटी नहीं है तो वहाँ पे लोगों को खुद से अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या रहता है हमेशा, सब कंट्रीज को फियर और इनसिक्योरिटी रहता है एक दूसरे से। तो वो लोग उस फियर को हटाने के लिए, सेफ्टी में लाने के लिए, इनसिक्योरिटी से सिक्योरिटी की तरफ जाने के लिए वो अपने नेशनल सिक्योरिटी पे काम करते हैं। और वो तभी हो पाता है, बेस्ट वे क्या होता है, बाय एक्वायरिंग पावर। एंड पावर इज अ रिसोर्स एंड दैट इज फाइनाइट। सो हमेशा वहाँ पे सारे कंट्रीज के बीच में स्ट्रगल फॉर पावर होता है। तो आई गेस आप लोग ये समझ आया होगा। चलते हम लोग आगे। अब टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होता है इंटरनेशनल रिलेशन में। पहला होता है बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये दो अलग अलग कंसेप्ट है दोस्तों, एक बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। अब ये क्या होता है ना बैलेंस ऑफ पावर और कलेक्टिव सिक्योरिटी, जरा हम लोग उसको दोस्तों समझ लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि बैलेंस ऑफ पावर का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि बैलेंस ऑफ पावर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिफर करता है टू अ कंडीशन इन विच नो स्टेट प्रीडोमिनेट्स ओवर अदर्स, टेंडिंग टू क्रिएट जनरल इक्विलिब्रियम एंड कर्ब द हेजेमोनी एम्बिशंस ऑफ ऑल स्टेट। आप बोलेंगे सर समझ नहीं आया, तो दोस्तों आपको भी समझ आएगा। ये एक ऐसा होता है बैलेंस ऑफ पावर कंसेप्ट, ये है ना इन विच कोई भी स्टेट डोमिनेट नहीं कर पाएगा किसी और स्टेट पे। आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, ये कैसे हो सकता है। तो बेटा हो सकता है, बैलेंस ऑफ पावर हो सकता है। आप समझो अगर मान लो चार भाई है, चारों के पास अगर इक्वल पावर हो, चारों में 25%, 25%, 25% और 25% रिसोर्सेज, पावर रिसोर्सेज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो क्या कोई भी एक दूसरे पे डोमिनेट करने का कोशिश करेगा क्या। क्योंकि सबको डर है कि यार सामने वाला तो मेरे से बराबर है। तो यही होता है बैलेंस ऑफ पावर। तो लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे जो बेस्ट चीज हो सकता है, हो सकता है बैलेंस ऑफ पावर या कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये दो कंसेप्ट है जिससे हम लोग वॉर को, कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जा सकता है। तो आपको समझ आ रहा हो कि आप बैलेंस ऑफ पावर करेंगे कैसे। अब लिखा जैसा कि यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर इज सजेस्टेड एज अ स्ट्रेटेजी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एज वेल एज रीजनल पीस।
ये क्यों किया जा रहा है? ये स्ट्रेटेजी इसलिए ये सब किया जा रहा है जिससे नेशनल इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे, सोवरेनिटी रहे, उस स्टेट के पास टेरिटरी इंटीग्रिटी रहे और एक रीजनल पीस बना रहे। अब पर बात होता है कि बैलेंस ऑफ पावर हम लोग कैसे करेंगे? तो बैलेंस ऑफ पावर जो दोस्तों होता है वो हम लोग दो तरीका से अचीव कर सकते हैं। जो दो मेथड होता है, पहला होता है इंटरनल बैलेंसिंग और दूसरा होता है एक्सटर्नल बैलेंसिंग। आप बोलोगे सर इंटरनल बैलेंसिंग और एक्सटर्नल बैलेंसिंग क्या होता है? तो दोस्तों भी हम लोग समझते हैं क्या होता है इंटरनल बैलेंसिंग और एक्सटर्नल बैलेंसिंग। तो इंटरनल बैलेंसिंग मतलब दोस्तों ये होता है ना कि अगर आप अपने आप को इंटरनली स्ट्रेंथन करते जाओ, जैसे कि आप आर्म्स खरीद रहे हो, जैसे कि आप वेपन्स खरीद रहे हो, हर जगह से आप डेवलप कर रहे हो न्यू न्यू वेपन्स, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी, जिससे आप इंटरनली स्ट्रांग होते जा रहे हो। इसको कहते हैं हम लोग प्यार से इंटरनेशनल बैलेंसिंग, या सॉरी इंटरनल बैलेंसिंग कहते हैं दोस्तों। तो बैलेंस ऑफ पावर करने का क्या है कि आप सपोज मान लो कि इंडिया है। आज अगर इंडिया अपने आप को चाइना से हल्का अगर वीक समझता है तो इंडिया क्या करेगा? वो दो काम करेगा, एक इंटरनल बैलेंसिंग करने की कोशिश करेगा और दूसरा एक्सटर्नल बैलेंसिंग करने की कोशिश करेगा। इंटरनल बैलेंसिंग मतलब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया आजकल काफी ज्यादा अपना रिसोर्सेस खर्च कर रहा है डिफेंस पे। वो नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए मिसाइल्स, नए नए वेपन्स खरीद रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप करा, जैसे कि ब्रह्मोस से भी डेवलप किया था वो रशिया के साथ मिलके। तो ये सब इंटरनल बैलेंसिंग का पार्ट हो जाता है कि वो खुद को स्ट्रेथन कर रहा है एक स्टेट कि उस पर दूसरे लोग डोमिनेट ना कर सके। सेकेंड जो होता है वो होता है एक्सटर्नल बैलेंसिंग। क्या होता है दोस्तों एक्सटर्नल बैलेंसिंग? की फॉर्मिंग अलायंस टू काउंटर द थ्रेट बाय अदर स्टेट या कंट्रीज। आप एक अलायंस बना लिए कि यार हम लोग दो चार लोग मिलकर एक अलायंस बनाते हैं, अगर हम लोग चारों पे कोई भी पांचवा बंदा आके अगर अटैक करेगा तो हम लोग चारों मिलकर उस पर अटैक करेंगे। अब ऐसा अलायंस बनाने के कारण क्या होता है दोस्तों कि लोग फिर एक दूसरे पर अटैक करना नहीं चाहते। तो ये होता है जाके एक्सटर्नल बैलेंसिंग की, तो आप दूसरे कंट्री का हेल्प ले रहे कि मैं आपको हेल्प करूंगा, आप मेरे को हेल्प करना इन अ सिचुएशन व्हेन एनी वन ऑफ देम आर इन ट्रबल। तो दिस इज एक्सटर्नल बैलेंसिंग। आप लोग सर वो कैसे किया जाता है? तो वो आप कर सकते हो कि सपोज जैसे अभी हम लोग क्वाड बनाए, जैसे पहले अभी नेटो है, तो ये सब क्या, ये सब एक्सटर्नल बैलेंसिंग है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपके लिए बाहर से सपोर्ट आ जाएगा, बाहर से हेल्प आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल बैलेंसिंग। तो आई गेस आप लोगों को समझ आएगा कि इंटरनल बैलेंसिंग और एक्सटर्नल बैलेंसिंग होता है क्या है। देखते हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ भी है भाई कि बैलेंस ऑफ पावर प्रमोट्स आर्म रेस। बैलेंस ऑफ पावर प्रमोट करता है आर्म्स रेस। तो आर्म्स रेस को तो प्रमोट किया जा रहा है ना, क्योंकि अगर हम लोग बात करें दोस्तों इंटरनली अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, वेपन्स लाना है या फिर मिसाइल्स खरीदना है, आर्म्स इकट्ठा करना है, आर्मी क्रिएट करना है, तो इट प्रमोट्स आर्म रेस एंड फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस। तो ये सब लाइन जो है ना दोस्तों आप लोग याद रखिए कि बैलेंस ऑफ पावर प्रमोट्स आर्म रेस एंड फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस। फिर क्या है दोस्तों कि फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। अब अगर मान लो कि अमेरिका या यूएस मिलके एक नेटो बनाया, तो आपको याद होगा दोस्तों जब कोल्ड वार का टाइम था उस समय रसिया और उस वहां के जितने भी कंट्रीज थे वो लोग मिलके एक बनाए थे यूएसएसआर। तो यहाँ पे दो अलायंस बन गया, एक अलायंस को काउंटर करने के लिए दूसरा अलायंस। तो ये लोग दोनों के बीच में फिर क्या होने लगता है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है एंड देन फाइनली वॉर, लाइक वर्ल्ड वार वन हो गया, वर्ल्ड वार टू हो गया, तो ये सब हो जाता है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा बात ये आता है कि लाइक क्यों बना रहे लोग अलायंस, क्यों बना रहे, क्यों इंटरनल बैलेंसिंग कर रहे, क्यों एक्सटर्नल बैलेंसिंग कर रहे? तो आप लोग बात समझिएगा दोस्तों कि कोई भी स्टेट नहीं चाहता वॉर करना, एवरी स्टेट वांट टू अवॉइड वॉर। क्योंकि वॉर एट लास्ट लोगों के लिए, जो विनिंग पार्टी और जो लूजिंग पार्टी, दोनों के लिए खतरनाक होता है, दोनों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है, दोनों का लॉस होता है। तो हर स्टेट चाहता है वॉर से को अवॉइड करने का। और वो लोग चाहते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो भी लोग के बीच में है ना, वो लोग पीसफुली कोऑपरेशन से, टॉक से, ये सब के थ्रू क्या कर दे, रिजॉल्व कर दे। अब ये सब टॉक्स करवाने के लिए, कोऑपरेशन कराने के लिए, ये सब के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड WTO है, फिर आप देख सकते हो यूएन है। तो ये सब क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो हेल्प करते टू और मोर देन टू स्टेट्स टू कम एंड हैव अ टॉक। जैसे आपको पता होगा कि जब वर्ल्ड बैंक फैसिलिटेट किया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी, तो वैसे ही इसलिए हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये सब बनाते हैं। पर अब होता क्या है कि इसमें भी जब कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक टॉक को इनिशिएट करता है तो वहाँ पे दो स्टेज होता है। पहला होता है साइनिंग द ट्रीटी। अगर मान लीजिए कि दो देश है जिसके बीच में एक ट्रीटी साइन हो रहा है, एग्रीमेंट साइन हो रहा है, तो उसमें पहले सबसे वो दोनों देश तो ट्रीटी साइन करेंगे।
अब सेकंड एक और प्रोसेस होता है, वो होता है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन दोस्तों ये होता है कि अगर आप जो ट्रीटी साइन किए उसको आप अपने पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर अप्रूवल उसको नहीं दिलाओगे, तब तक वो लीगली बाइंडिंग नहीं होगा आपकी कंट्री में, और जब तक लीगली बाइंडिंग नहीं हो तो उस पर काम स्टार्ट नहीं होगा। तो जब ये दोनों प्रोसेस हो जाता है, साइनिंग एंड रेटिफिकेशन, देन ओनली वी कैन से कि यार एक जो ट्रीटी या जो एग्रीमेंट है वो कंप्लीट हो गया है और ये स्टार्ट हो चुका है दो कंट्री के बीच। तो आपको ये बात तो समझ आया होगा दोस्तों कि बैलेंस ऑफ पावर क्या है। उस दो तरीका से हम उसको अचीव कर सकते हैं, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल बैलेंसिंग से। इंटरनल बैलेंसिंग मीन्स जहाँ पे आर्म रेस की तरफ लोग जाए, अपने आप को इंटरनली स्ट्रेंथन करने पे लग जाए, compete करे टू हैव मोर वेपन्स। और वही एक्सटर्नल बैलेंसिंग होता है कि अलाइंसेस फॉर्म करे सो दैट दे कैन काउंटर द थ्रेट बाय अदर स्टेट और कंट्रीज। और जब भी दोस्तों कोलैप्स होता है बैलेंस ऑफ पावर का तो दे विल लीड टू वॉर। दैट्स व्हाई बैलेंस ऑफ पावर जब भी कोलैप्स करेगा तो वहां पे वॉर हो जाता है। और वॉर को ना हो इसलिए लोग एक दूसरा कंसेप्ट लेके आए थे, दैट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या वो समझेंगे पहले। सबसे आर्म रेस में अगर आप लोग को जानना है तो क्या आर्म रेस होता है, क्या एन आर्म रेस इज अ कंसर्टेड बिल्ड up that occurs as two or more states acquire weapons or increase their military capability in response to each other। वो क्या है कि वो लोग एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं कि मैं ज्यादा वेपन एक्वायर कर लूँ, मैं ज्यादा नया टेक्नोलॉजी ले आऊँ। तो इसको ही बोलते हैं हम लोग दोस्तों आर्म रेस, कि दो लोग या दो से ज्यादा लोग क्या करें, रेस करें कि कौन किसके पास ज्यादा आर्म या फिर ज्यादा वेपन से ज्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटी हो। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग आगे कि कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है। तो समझिएगा कलेक्टिव सिक्योरिटी एक कंसेप्ट है कॉमन डिफेंस का, और इसका जो प्रिंसिपल है वो होता है ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। ये लाइन को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि सब लोग एक के लिए रहेंगे और एक सब के लिए रहेगा। कौन दिया था ये आइडिया कलेक्टिव सिक्योरिटी का दोस्तों, अगर कोई पूछ ले तो याद रखिए विल्सन गेव द आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। और इसको ये लोग इम्प्लीमेंट करना क्या सोचे थे कब, बाय फॉर्मिंग अ लीग ऑफ नेशंस। सब यूएस और सब लोग मिलके ये सोचे कि सब लोग हम लोग मिलके एक कॉमन डिफेंस के लिए एक ऐसा लीग बनाते हैं। बट वो फेल हो गया दोस्तों, फिर से अटेम्प्ट किया गया था, और वो अटेम्प्ट था जो यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ। कि इसमें इसका आइडिया था कि कलेक्टिव सिक्योरिटी, इसमें सारे कंट्री रहेंगे, कोई भी दिक्कत होगा किसी भी कोई कंट्री को तो वो लोग वहीं पे टॉक करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे, बट वी विल नॉट गो फॉर वॉर। दिस इज कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो लिखा हुआ द आइडिया और प्रैक्टिस ऑफ कॉमन डिफेंस इन विच अ नंबर ऑफ स्टेट्स प्लेज themselves to defend each other based on the principle of all for one and one for all। तो ये होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी। अब इसमें क्या था, ये जो लीग ऑफ नेशन बना था पहले सबसे, बट वो फेल हो गया। देन यूनाइटेड नेशन बना जो अभी चल रहा है, बट आप सुने होंगे कि हमारे देश के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिनिस्टर है, उन्होंने कहा, डॉक्टर एस शंकर जी ने, कि नाउ दिस डेज यूनाइटेड नेशन इज नॉट ऑफ वेरी रेलिवेंस, उस पर चेंज लाने का जरूरत है। तो आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन भी उतना यूजफुल नहीं रह रहा है जितना होना चाहिए था उसे। चलते हैं दोस्तों हम लोग आगे। तो ये था कलेक्टिव सिक्योरिटी। अब इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और कैसे इसमें इवोल्यूशन आया। तो जो नेचर एंड फोकस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है दोस्तों, वो हमेशा चेंज होते रहता है टाइम के साथ साथ। इसलिए अभी तक जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज जो था उसमें एक था लाइक जो कोल्ड वॉर वाला पीरियड था, और एक था जो कोल्ड वॉर के बाद का पीरियड था। तो ये दोनों पीरियड को हम लोग अलग अलग डिफाइन किए हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कि एक पीरियड है कोल्ड वॉर पीरियड, एक पीरियड है पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। तो देखते जरा क्या है। तो कोल्ड वॉर वाला जो था पीरियड उसके बारे में जरा हम समझते हैं। तो हुआ ये था दोस्तों कि जो कोल्ड वॉर का जो पीरियड है या जो फेज है वो है 1945 से 1991 तक। अब उस समय क्या था दोस्तों कि दो इमर्जिंग या आप कह सकते हो कि दो पावरफुल लीडर्स थे इस दुनिया में। एक था यूएसए, एक था यूएसएसआर। यूएसए का जो सोच था वो था कैपिटलिस्ट सोच था, वहीं यूएसआर का जो सोच था वो कम्युनिस्ट वाला सोच था। यूएसए बोला कि चलो लेट्स फॉर्म अ मिलिट्री अलायंस, कुछ कुछ कंट्रीज को बोला, और उसको वो लोग नाम दिया नाटो। तो यूएसआर बोला कि यार अगर तुम लोग ऐसा कुछ अलायंस बनाओगे तो वी विल आल्सो मेक अ काउंटर अलायंस, एंड दे फॉर्म अ मिलिट्री अलायंस जिसका नाम रखा गया वॉरसॉ, वॉरसॉ पैक्ट।
तो ये दो अलग अलग यहाँ पे अलायंस बना, एक अलायंस तो दूसरा काउंटर अलायंस, वन इज नाटो, वन इज वॉर्सो पैक्ट। अब दो वहां पे जब सुपर पावर था तो दोनों के बीच में कंटिन्यूअस ये चीज के लिए वॉर हो रहा था कि हु विल लीड द वर्ल्ड, हु विल बी द ओनली सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। क्योंकि यहाँ पे दो पावरफुल, आप कह सकते हो कि लीडर आ गए थे, जिसको बोला भी जाता है बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर मतलब यही होता है कि जहाँ पे दो लोग हैं, दो लोग हैं इस दुनिया में जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो यूएस जब बनाया नाटो तो वो प्रॉमिस किया, गारंटी दिया नाटो कंट्रीज को कि यार उसको कोई भी दिक्कत हुआ अगर यूएसएसआर से, तो यूएस विल प्रोटेक्ट, यूएस विल गारंटी द सिक्योरिटी टू नाटो कंट्रीज फ्रॉम यूएसएसआर। एंड सिमिलरली जो वॉर्सो पैक्ट था, वॉर्सो पैक्ट नाम इसलिए रखा गया था दोस्तों क्योंकि वो वॉर्सो कंट्री में साइन हुआ था ये पैक्ट, तो इसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। तो वो लोग प्रॉमिस किए यार वॉर्सो कंट्रीज से कि वी विल गारंटी या प्रॉमिस दी मिलिट्री सपोर्ट अगेंस्ट यूएसए। अगर यूएसए का या नेटो का कोई भी कंट्री आप पे अटैक करता है, यूएसआर के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं, तो वहां पे रसिया और पूरा यूएसआर विल हेल्प यू इन डिफेंस। अब यहाँ पे क्या था दोस्तों कि जो नेटो फॉर्म हुआ था उसका आइडियोलॉजी था, वो लोग प्रमोट करते थे कैपिटलिज्म को, और यहाँ पे यूएसआर जो था उसका आइडियोलॉजी था कि वो लोग प्रमोट करते थे कम्युनिज्म को। अब आप देख भी सकते हो कि जब 1991 के बाद जब पोस्ट कोल्ड वॉर एरा आया था, जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था दोस्तों, तो उस समय फिर नेटो का जीत हुआ था और यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट कर गया था। इसलिए आपको ध्यान होगा कि जब 1991 में हम लोग अपना इकोनॉमी ओपन किए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, फ्री मार्केट इकोनॉमी लाए थे, ये सब किसका प्रॉपर्टीज है? ये सब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का प्रॉपर्टीज है कि इकोनॉमी को ओपन करना, लिबरलाइजेशन लाना, प्राइवेटाइजेशन लाना, फिर ग्लोबलाइजेशन लाना, सब सारा किसका है? कैपिटलिस्ट का अप्रोच होता है। और वही कम्युनिस्ट क्या चाहता है? कम्युनिस्ट को लगता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो होता है ना दुनिया में, कि किसी का ज्यादा पैसा किसी का कम पैसा, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसको लगता है इसीलिए क्लास स्ट्रगल हो रहा है कि एक मिडिल क्लास, एक रिच क्लास, एक लोअर क्लास, ये सब इसलिए क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। और कैपिटलिज्म को वो लोग सोचता है कि यही एक रीजन है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो वो लोग ये चाहते हैं कि ये सब एबोलिश हो जाए, राइट टू प्रॉपर्टी, किसी के पास प्रॉपर्टी का हक ही ना रहे, सब कंगाल, सबके पास कुछ नहीं, सब किसके पास है? सारा पावर, सारा रिसोर्सेज ओनली स्टेट, और स्टेट सब कुछ ओन करे और सबको बस यूज करने को दे। ऐसा सोच रखते हैं कम्युनिस्ट वाले लोग। तो कम्युनिस्ट लास्ट में हार गए, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, और जो दो सुपर पावर था जो एग्जिस्ट कर रहा था, उसमें से फिर एक सुपर पावर हट गया और यूएस विल टेक द लीड। और इसी को जो बोला जाता है अब यहाँ पे लोगों को होता है कि इसको कोल्ड वॉर क्यों बोला जाता है, इसको प्रॉक्सी वॉर क्यों बोला जाता है? तो दोस्तों ऐसा है कि उस समय क्या था कि कोल्ड वॉर बोलने का तो ये रीजन है कि वो लोग दोनों के पास काफी सारा मिलिट्री था, दोनों के बीच आइडियोलॉजिकल राइवलरी था, बट वो लोग कभी डायरेक्ट वॉर में नहीं आए। कि यूएसए और रसिया, वो लोग कभी डायरेक्ट वॉर में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि इसके पीछे का कारण है न्यूक्लियर डेटेरेंस। अभी हम लोग आगे देखेंगे स्लाइड में कि न्यूक्लियर डेटेरेंस क्या है। तो दोस्तों न्यूक्लियर डेटेरेंस क्या होता है कि दोनों थे न्यूक्लियर पावर, यूएस भी था न्यूक्लियर पावर, रसिया भी था न्यूक्लियर पावर। तो जब दोनों न्यूक्लियर पावर बन जाते तो उनको पता रहता ये बात कि अगर वी विल बी ऑन अ वॉर, तो इट विल बी सो डेंजरस फॉर बोथ ऑफ देम। तो ये होता है न्यूक्लियर डेटरेंस। दैट्स व्हाई दे ट्राई टू रिड्यूस दी वॉर, या फिर लोग डायरेक्टली वॉर में नहीं आना चाहते। बस वो लोग क्या है कि इंटरनल वॉर करते हैं एक दूसरे से, पर डायरेक्ट ओपन वॉर नहीं करते, ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर नहीं करते। तो इसी को बोला जाता है कोल्ड वॉर। मतलब वॉर हो रहा है बट कोल्ड हो रहा है, मतलब हॉट नहीं है, मतलब कि एकदम चल नहीं रहा ग्राउंड पे। तो जब डायरेक्ट वॉर इसलिए लोग नहीं करते, इसलिए बोला जाता है कि न्यूक्लियर पावर बनना काफी जरूरी है। क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर पावर है तो किसी कंट्री आपके ऊपर आंख नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है कि यू हैव न्यूक्लियर पावर, you have nuclear weapons, you will also attack, and the destruction will be highly impactful for both of them. कौन जीते कौन हारे डज नॉट मैटर गाइज, जब न्यूक्लियर वॉर होगा। क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का इतना इतना ज्यादा इफेक्ट होगा कि हारने वाली कंट्रीज पे तो इफेक्ट होगा ही, पर जीतने वाली कंट्रीज पे भी उतना ही इफेक्ट होगा। तो इसलिए लोग नहीं करते। और इसी को, और ये लोग न्यूक्लियर डेटरेंस जो होता है इसके पीछे का जो रीजन होता है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि दोनों को पता है कि यार दोनों का म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो इसलिए दे विल अवॉइड कि नहीं हमें नहीं करना। इसको प्यार से MAD भी बोलते हैं, मैड डॉक्ट्रिन, कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। और बट क्या था कि उस समय वो जो
पीरियड था कोल्ड वॉर का 1945 से 1991, उस समय काफी सारा पर ना प्रॉक्सी वार भी हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग वॉर नहीं करे, तो प्रॉक्सी वार था। प्रॉक्सी वॉर क्या होता है, आप लोग सुने होंगे कि आप लोग अपने कॉलेज में जाके अपना अटेंडेंस बोलते किसी और दोस्त को लगा देने कि यार तू लगा देना मेरा अटेंडेंस, बोलते प्रॉक्सी लगा दिया। प्रॉक्सी मतलब आपका बदले कोई और आपके लिए वो काम कर रहा है। तो वैसे क्या होता है वॉर में, प्रॉक्सी वॉर मतलब कि जैसे यूएस बोला खुद से कि मैं नहीं फाइट करूंगा, मैं नहीं वॉर करूंगा, किसी और को बोलना कि यू विल फाइट द वॉर इन बिहाफ ऑफ मी एंड आई विल गिव यू ऑल द सपोर्ट दैट यू वांट। And same is for USSR. USSR will also say there to their countries, you will fight on behalf of me and I will provide all the military, all the resources, all the things that is required for you to be on the war with the US countries और with the NATO countries. तो ये था दोस्तों बेसिकली कोल्ड वार का फेज। फिर हुआ क्या 1991 में, अचानक से एक दिन यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया? क्योंकि आपको अगर आप देखे होंगे मैप, तो जो यूएसएसआर वाला जो पार्ट है, इट्स अ वेरी बिग पार्ट, इट्स अ गिगनेटिक कंट्री, एंड वहां पे कुछ ज्यादा ही सेंट्रलाइजेशन था, सब पावर एक लोगों के पास था, और उतना बड़ा रीजन को संभालना काफी हार्ड था। और वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो डाउन होते जा रहा था, जिसके कारण क्राइसिस हो रहा था। तो ये सारा फैक्टर मिलके यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करा दिया, और उस दिन कोल्ड वॉर एंड हो गया और एक यूनिपोलर वर्ल्ड का एमर्ज हुआ। पहले दो लोग थे पावरफुल, एक यूएसएसआर एंड नेटो, या फिर यूएसएसआर एंड यूएस, एंड देन देयर इज ओनली वन powerful या super powerful country in this world, and that's why the world is called the unipolar world. तो आई होप दोस्तों आप लोग ये समझ आया होगा। चलते हैं आप लोग, ये स्लाइड आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग उसको रीड कर सकते हो अच्छे से, या आप लोग के लिए नोट्स के लिए हमने दिया है। अब न्यूक्लियर डेटरेंस का भी हमने आपको बता दिया है। चलते हम लोग आगे। व्हाट इज पोस्ट कोल्ड वॉर एरा? 1991 ऑनवर्ड से जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा आया, उसमें क्या हुआ जरा वो हम लोग दोस्तों समझते हैं, और फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो दोस्तों ऐसा है कि जो बाईपोलर वर्ल्ड था वो यूनिपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गया। यूएसए सुपर पावर बन गया, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, और एक यूएस हेजेमनी स्टार्ट हो गया, यूएस का डोमिनेंस स्टार्ट हो गया। इसलिए आप देखोगे कि यूएस का ही जो थ्योरी था कैपिटलिज्म का, वो हम लोग भी फॉलो किए, इंडिया भी। और ये एक विक्ट्री था बेसिकली कैपिटलिज्म का ओवर कम्युनिज्म पे, और ये लीड्स टू मेजोरिटी कंट्रीज जो था, इसलिए आप देखोगे उसके बाद कैपिटलिज्म को फॉलो किया, क्योंकि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था किसी के पास, क्योंकि जो सुपर पावर है जो वो बोलेगा वही सबको करना होगा। तो वहां से एक यूनिपोलर वर्ल्ड का स्टार्ट हुआ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ है कि वर्ल्ड एक यूनिपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गया। यूएसए इमर्ज हो गया एज द ओनली सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। यूएसए इमर्ज एज द ओनली सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। दिस फेज इज डोमिनेटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ लिबरल एंड कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल। अब ये जो वर्ल्ड था वो दोस्तों, वो क्या चीज से डोमिनेट हो रहा था, किसके आइडियाज और किसके प्रिंसिपल से? लिबरलाइजेशन के एंड कैपिटलिज्म के। और द फेज जो था उसमें ग्रोथ हुआ किसका? फ्री ट्रेड का, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दैट वी आल्सो फेस इन इंडिया, जो एलपीजी रिफॉर्म्स आया। और इसमें क्या हुआ कि ये सब चीज काफी ज्यादा लीड टू दी फॉर्मेशन ऑफ एमएनसीज, क्योंकि जितने भी जो बिग बिग एमएनसीज थे वो सब कहाँ थे? यूएसए सब में थे। वो सब हर जगह फिर एक्सपेंड करना स्टार्ट किए, और वो सब इंडिया आए और भी बाकी कंट्रीज में आए। वहां पे आके लोग इतना पावरफुल होते जा रहे हैं, इसलिए उसको बोला जाता है कि एमएनसीज आजकल ज़्यादा पावरफुल हो गए कंट्रीज से, क्योंकि उनका जो जीडीपी होता है वो कभी कभी तो किसी के कंट्री के जीडीपी से भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग एक कंपनी सुनेंगे एप्पल, आपको काफ़ी लोगों के पास एप्पल का फ़ोन दिखा होगा। तो जो एप्पल का जो जितना रेवेन्यू है वो आपको जान के हैरानी होगा कि वो इंडिया का जीडीपी के इक्विवेलेंट है एप्पल का इकोनॉमी। तो आप समझ रहे हो कि एक देश का जितना जीडीपी उतना एक एप्पल का अपने रेवेन्यू है। तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। तो ऐसे ऐसे जो चीज है वो सब कब से स्टार्ट हुए? जब यूनिपोलर वर्ल्ड में इंडिया कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद से क्या हुआ कि मोरओवर द, देखोगे कि जब वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएस जो था वो इमर्ज होने लगा, तो चाइना जैसी कंट्रीज इसको चैलेंज करने लगे कि यार वी विल नॉट बी ऑन यू, या फिर मैं आपको नहीं मानता हूँ कि आप ही है केवल जो इस वर्ल्ड के सुपर पावर है, वी विल नॉट एक्सेप्ट यू। और उसको चाइना या और भी कंट्रीज चैलेंज कर रहे थे, नए नए ऑर्गेनाइजेशन बना के, जैसे कि ब्रिक्स आप सुने होंगे। ब्रिक्स का क्या है, जो फॉर्म हुआ था ब्राजील,
इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये सब मिलके स्टार्ट किए थे, ब्राजील, ये ब्रिक्स, ये सब का काम ही यही था कि ये सब रिफ्लेक्ट करना चाह रहे थे कि डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड राइज ऑफ द रेस्ट। इनका ये था बेसिक सा फंडा कि यार अब वेस्ट का बस नहीं चलेगा, अब बाकी लोग भी राइज कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज फिर से ट्रांसफॉर्म हो रहा है यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे दोस्तों, आजकल अब क्या है, यूएस का केवल बोलबाला नहीं रहा है, अब चाइना भी सुपर पावर की तरह इमर्ज हो रहा है, रसिया भी हो रहा है, इंडिया भी हो रहा है, और भी कुछ कंट्रीज आ सकते हैं सामने। अब किसी को नहीं पता है कि ये यूनिपोलर से बाईपोलर होगा या ट्राईपोलर होगा या क्वाडपोलर होगा, इसलिए बोला जाता है कि वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम यूनिपोलैरिटी टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, क्योंकि चाइना अब जैसे सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और डायरेक्ट चैलेंजर है अमेरिकन हेजेमोनी को। तो दोस्तों आप लोग को ये सोच रहे हैं कि हेजेमोनी क्या होता है, तो हेजेमोनी होता है कि जैसे कि एक छत्र राज होता है, उसी को बोला जाता है हेजेमनी। तो यूएसए जो डिस्क्राइब करता है चाइना को एज अ रिविजनिस्ट स्टेट, वो चाह रहा है रिवीजन करना। यूएसए इसलिए बोलता है कि चाइना क्या है कि एक रिविजनिस्ट स्टेट है। मोरोवर यहाँ पे टसल हमेशा चलते रहता है दोस्तों, यूरोप का, रसिया के साथ, नेटो का। और जैसा कि आपने देखा होगा अभी यूक्रेन में जो क्राइसिस हुआ, वो क्राइसिस होने के पीछे रीजन यही था, रसिया को लग रहा था कि जो यूक्रेन है कहीं वो नेटो के साथ ना जुड़ जाए और इट विल बी अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर दी रसिया। तो इसलिए रसिया ने बोला कि यू हैव टू गिव मी द रिटर्न गारंटी या रिटर्न प्रॉमिस की डेट यूक्रेन विल नेवर ज्वाइन नेटो। बट यूक्रेन ने बोला नहीं, वी विल नॉट गिव यू अ रिटर्न प्रॉमिस और रिटर्न वर्ड की वी विल नॉट ज्वाइन। एंड इसलिए फिर रसिया ने क्या किया, अटैक कर दिया यूक्रेन में। और आप देखोगे कि कोई भी डायरेक्ट वॉर में नहीं आना चाह रहा है रसिया के साथ, इसलिए लोग बस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं कि वी विल गिव यू वेपन्स, वी विल गिव यू मनी, वी विल गिव यू एवरी सपोर्ट। बट यूएस डायरेक्टली नहीं आ रहा है वॉर करने के लिए, क्योंकि उसके पीछे यही रीजन है, न्यूक्लियर डेटरेंस। क्योंकि यूएस को पता है कि रसिया के पास बहुत सारा न्यूक्लियर पावर है, बहुत सारा न्यूक्लियर वेपन्स है, और अगर वो दोनों में वॉर हुआ तो इट विल बी हार्मफुल फॉर द मैनकाइंड। तो इसलिए लोग क्या है कि उस चीज को रोकना चाह रहे हैं। और इसी के साथ एक न्यू कोल्ड वॉर का इमर्ज हो रहा है। जैसे कि आप लोग देखोगे कि एक यूएसए है और एक बगल में है उसके अपोजिट में चाइना, रसिया, ये सब मिलके, तो जिसको बोला जा रहा है एक न्यू कोल्ड वॉर आ चुका है। आप ये फोटो देखोगे, इसमें क्या एक तरफ आपको दिख रहे होंगे जिनपिंग साहब है और पुतिन साहब यहाँ पे है, और उसके अपोजिट में आपको दिख रहा हो कि एक तो जेलेंस्की है और साथ में बाइडन साहब है। तो ये लोग सब एक तरफ है दोस्तों, और एक तरफ कौन है, तो एक तरफ है अपना यूएस और एक तरफ अपना चाइना, रसिया। तो इंडिया यहाँ पे काफी ज्यादा बैलेंस मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है, ना ही वो यूएस के साथ अपने रिलेशंस को खराब करना चाहता, ना ही वो रसिया के साथ अपने रिलेशंस को खराब करना चाहता। देयर वेयर द रोल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद देखेंगे कि जब पोस्ट वर्ल्ड कोल्ड वॉर ये सब खत्म हो गया ये सब, तो कैसे इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो सब कैसे कैसे चेंज हो रहा था, मिलिट्री अलायंस क्या होता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये सब क्या होता है, ये सब सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग बने हुए हैं उसके लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।